जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा जनसत्ता संपादकीय है वो मेल न्यूट्रिशन भूखमरी पर है और हंगर जो है हंगर भूखमरी उसके ऊपर है। और जो ये बाल भूखमरी है जिसके ऊपर अभी हाल ही में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट भी आई थी, उसके ऊपर आधारित ये संपादकीय है। तो इसमें जो सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया है, तो उसे भी हम अलग से देखेंगे अपने विश्लेषण में। और ये जो टॉपिक है ये आपका हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। इस टॉपिक से प्रश्न कहीं भी पूछे जा सकते हैं, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, जीएस पेपर 2 हो, जीएस पेपर 3 हो, या फिर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी जगह पे आप तैयारी कर रहे हो। सिर्फ अंतर इतना आ जाता है कि अगर आप यूपी या बिहार या एमपी कहीं पर भी उनके स्पेसिफिक आंसर लिख रहे हैं, उस राज्य के परीक्षा को लिख रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ उदाहरण या फिर कोई ऐसी योजनाएं जो वहाँ की सरकारों ने उठाया हो, कोई कदम उठाया हो, किसी योजना को लागू किया हो, तो वो आपको अपने उत्तर में ज़रूर लिखना चाहिए। इससे उस स्टेट के आंसर का एक इम्प्रेशन पड़ता है। बाकी जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं, कॉमन है, वो आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो चलिए अपना विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमिका को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात एक की गई है जो कि बहुत दुखदायक भी है। वो ये है कि जो भूख है, हंगर है, वो आज एक वैश्विक समस्या बनकर उभरी है। ऐसा नहीं है कि ये समस्या किसी एक दो देशों में आपको देखने को मिलेगा। बच्चे अगर भूख से पीड़ा में हैं तो वो आपको सिर्फ कुछ दक्षिण एशियाई देशों में देखने को मिल जाएगा या अफ्रीकी देशों में देखने को मिलेगा। सिर्फ यूरोपीय देशों को काफ़ी हद तक अगर आप हटा दें तो ये समस्या आपको अधिकतर देशों में देखने को मिलता है। तो यानी कि ये एक वैश्विक समस्या है, ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है। बहुत विडंबना है, इस बात की बड़ी विडंबना है कि सुविधा संपन्न परिवार जहां भोजन की बर्बादी करता है, वहीं आप देखेंगे गरीब परिवार भूखे पेट सोने को मजबूर है। तो एक बार हम लोगों ने कुछ वीडियोस पहले जब संपादकीय विश्लेषण किया था तो उसमें यही चीज़ें लिखी हुई थी कि बहुत सारे परिवारों के द्वारा जो भोजन की बर्बादी की जाती है, अगर हम उसे रोकने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे गरीब परिवारों को या ऐसे परिवारों को जो समाज में हाशिए पर हैं, तो उनको हम वो भोजन उपलब्ध करा सकते हैं और इस भूखमरी की लड़ाई में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो विश्लेषण है, जो संपादकीय है, इसका मेन मुद्दा था यूनिसेफ की हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के आधार पे। तो यूनिसेफ ने जो रिपोर्ट जारी किया था उसका नाम था बाल पोषण रपट 2024, यानी कि चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। तो पूरे विश्व भर का भी आंकड़ा इसमें देखने को मिलता है। हमारे काम की बातें हैं ये हैं कि भारत को लेके इन्होंने क्या टिप्पणी की है वो जानना, वो समझना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले से ही बहुत सारे आंकड़े हमें याद रखने पड़ते हैं, तो आंकड़ों का बोझ आपके ऊपर नहीं डाला जाएगा। तो इसमें भारत को लेकर यूनिसेफ ने कहा कि भारत में 40% 40% जो बच्चे हैं वो भूख और कुपोषण का शिकार होते हुए में नज़र आते हैं, यानी कहीं ना कहीं हंगर और मेल न्यूट्रिशन से वो जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कितने प्रतिशत बच्चे हैं? 40%। अब भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ऐसी स्थिति देखना बहुत ही दुखदाई और चिंता की बात है। भारत को यूनिसेफ ने भूखमरी की उच्च श्रेणी में रखा है, यानी कि उसमें सीवियर लेवल है। सबसे अधिक जो भूखमरी के शिकार देश हैं या समाज है या बच्चे हैं, उनको इन्होंने सीवियर लेवल ऑफ हंगर में रखा हुआ है। वो सबसे उच्च श्रेणी है भूखमरी की। तो भारत को उस श्रेणी में रखा गया है क्योंकि ऊपर आप आंकड़ा देख सकते हैं कि 40% बच्चे यूनिसेफ के हिसाब से कहीं ना कहीं भूखमरी का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, हमने ऊपर बात किया था कि भूखमरी जो है वो कुछ देशों की या किसी एक देश की समस्या ना होकर ये एक वैश्विक समस्या है, ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है। तो इस बात को सपोर्ट करने के लिए आप एक आंकड़ा पेश कर सकते हैं। वो आंकड़ा यूनिसेफ ने इसी रिपोर्ट में जारी किया है और उस आंकड़े के हिसाब से बोला है कि दुनिया का हर चौथा बच्चा, यानी पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनका 25% अगर आप देखेंगे तो वो बच्चे कहीं ना कहीं भूखमरी का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हमने एक भूमिका बांध ली है आंकड़ों से और इस समस्या को देख लिया। अब हम इसके कारण को समझने के लिए देखेंगे। देखिए, कारण को समझते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आप डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा के पहले कोई भी ताज़ा आंकड़ा अगर आपके सामने आता है तो आप ज़रूर उसको अपने उत्तर में शामिल कर लीजिएगा। तो इस गंभीर समस्या का पहला कारण ये है कि लोगों की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, यानी कि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो अच्छी स्थिति नहीं है, वो बेहतर स्थिति में नहीं है। एक खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति है। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो घरेलू आय है, जो हाउस होल्ड इनकम है, वो काफ़ी कम है। तो कम घरेलू आय की वजह से बच्चे
और उस घर के परिवार जो बाकी सदस्य हैं उन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए, अच्छा पहनना, अच्छे स्कूल में भेजना, ये बड़ी दूर की कौड़ी हो जाती है, दूर की बात हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि अगर आपके पास आमदनी नहीं है, इतनी केवल आमदनी है कि आप थोड़ा बहुत भोजन, राशन, पानी खरीद सकते हैं, तो अब आप सोचिए, आप मार्केट में जाएंगे, अब वहाँ पर आपको दाल 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये किलो के आसपास देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो फल हैं, यहाँ तक कि जो आम तौर पे जो सब्जियां हैं, टमाटर, आलू, प्याज, उसमें ही आपका एक अच्छा खासा आमदनी का हिस्सा निकल जाता है। फिर फल जो हैं वो और बड़ी बात हो जाती है। अब अगर फल और सब्जी जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए शरीर को या भोजन के साथ में, वो अगर आप नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर वो पोषण की कमी देखने को मिलेगी। और बच्चों की उम्र ऐसी होती है कि उस समय उनको पोषण की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, क्योंकि वो उनके डेवलपमेंट, उनके विकास का समय होता है। अगर उसी समय आप उनको एक सफिशिएंट अमाउंट में, एक ठीक ठाक मात्रा में जितनी ज़रूरत है, अगर आप वो फल और सब्ज़ी उनको नहीं प्रदान कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर पोषण की कमी देखने को मिलेगी। और अगर पोषण की कमी देखने को मिलेगी तो उनके मानसिक, उनके शारीरिक विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होगा। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी भी इस समस्या को और बढ़ा रही है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, अगर उसमें आधे से अधिक सदस्य, या मान लीजिए एक ही दो लोग कमाने वाले हैं, वो कभी कुछ नौकरी पा रहे हैं, कहीं ठेके पे कुछ काम कर ले रहे हैं, कभी नहीं कर पा रहे हैं, तो जो बेरोजगारी की समस्या अगर उस परिवार में बनी रह रही है और महंगाई की समस्या, तो दोनों पे ही भारी पड़ेगी। चाहे उस घर में कोई कमाने वाले हों या फिर मतलब ना हो, या फिर कम कमाने वाले हों, दोनों पे ही एक अलग तरह का असर महंगाई का देखने को मिलता है। इसलिए महंगाई और बेरोजगारी की जब समस्या आप कम करते हैं तो इससे बहुत सारा फ़ायदा होता है। सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिहाज से ही नहीं फ़ायदा होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था चल पड़ती है, लोग खर्च करना शुरू कर देते हैं, मांग बढ़ जाती है, अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ जाता है। बल्कि साथ ही साथ अगर आप परिवार के स्तर पे भी सोचेंगे तो वहाँ पर भी जो ये पोषण है, पोषण में भी काफ़ी मदद मिलता है, पोषण तत्व मिलने में मदद मिलता है। भोजन उचित मात्रा में, जो सब्ज़ी, फल हैं, वो कहीं ना कहीं परिवारों तक उसकी पहुंच बन पाती है, तो इसका हर तरीके से फ़ायदा या नुकसान देखने को मिलता है। तीसरी चीज़ है आर्थिक विपन्नता। यहाँ पे आर्थिक संपन्नता की बात नहीं की गई है, आर्थिक विपन्नता यानी कि इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वजह से भी आम आदमी बच्चों को पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस फूड नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी उतनी नहीं होती है, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया। चौथा कारण है बच्चों के लिए खराब भोजन वातावरण। अब इस तरीके से बच्चों को खाना पीना दे रहे हैं कि उसमें मक्खी बैठ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो भोजन उनके शरीर में जाएगा भी, वो कितना भी ज़्यादा पोषण युक्त हो, कहीं ना कहीं वो रोग युक्त भी देखने को आपको मिलेगा। तो रोग मुक्त के लिए और पोषण युक्त भोजन का शरीर में सही उपयोग हो पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, सराउंडिंग है, पर उससे हमें बेहतर बनाना है। पांचवा, पीने के लिए साफ़ पानी। उसकी जब भी कमी होती है या खराब स्वच्छता से गंभीर कुपोषण के लिए जिम्मेदार जल जनित बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। साफ़ पानी आप नहीं पिएंगे, खराब पानी पिएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो जल जनित बीमारियां हैं, जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेस हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। अब देखिए, ये जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, जल जनित बीमारियां हैं, ये अक्सर प्रीलिम्स में सवाल यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये बना दिया गया है, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है वाटर बॉर्न डिजीज़। आप लोग इसको साइंस के टॉपिक में एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो जल जनित होते हैं। अगर आप जल जनित देख लेंगे तो एक बार खाने से जो हमें बीमारियाँ होती हैं वो भी देख लीजिएगा, फूड बॉर्न डिजीज़। अब देखिए, हमने समस्या की बात कर ली, कारण समझ लिया, अब उसे दूर करने के लिए हम कुछ उपाय देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस देश में जो विभिन्न सरकारें हैं, चाहे अलग अलग राज्यों की सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, आज तक इन्होंने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं, कौन कौन से ऐसी पहल की है जिससे कि कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सके। क्योंकि कुपोषण की जो समस्या है वो गंभीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अधिकतर ये कुपोषण की समस्या बच्चों में देखने को मिलती है, और बच्चे ही भविष्य हैं। तो आप आज बनाएंगे तो भविष्य पे हम एक अच्छा दांव खेल रहे होंगे, वरना हमारा भविष्य भी एक गलत दांव की ओर चला जाएगा। तो वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस मेल न्यूट्रिशन, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला देखिए है मिशन पोषण। पहले मिशन पोषण को लाया गया था, उसके बाद जब पहला चरण काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा, इसकी काफ़ी सफलताएं देखने को मिलेंगी।
इसका व्यापक असर देखने को मिला बच्चों और महिलाओं पे, तब दोबारा से मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया। इसके तहत कई योजनाओं को एकीकृत करते हुए, मतलब कई योजनाएं चल रही हैं, उसको एक ही जगह पे आप ले आ दीजिए। अलग अलग तरीके से कोशिश करने से अच्छा है कि एक ही स्कीम के तहत इन सभी कोशिशों को लाया जा सके। तो जो ये कई योजनाओं को इंटीग्रेट या एकीकृत करते हुए, इसमें मातृ पोषण यानी कि जो मैटरनल न्यूट्रिशन है, और साथ ही साथ जो बाल आहार है, इन मानदंडों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दूसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम है, इससे प्रीलिम्स में भी आए दिन सवाल पूछे जाते हैं। इस स्कीम का नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS, यानी एकीकृत बाल विकास सेवाएं। तो जो बिल्कुल पैदा हुए बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, 0 से लेके 6 वर्ष यानी 6 वर्ष तक के जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनमें पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए महात्मा गांधी जी के जन्मोत्सव वाले दिन यानी 2 अक्टूबर सन 1975 को भारत में एकीकृत बाल विकास सेवाएं यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ से आपका प्रीलिम्स में भी अगर पूछा जाएगा तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो देखिए यही होता है कि जब आप चीज़ों को डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं तो बहुत सारी ये सब चीज़ें पढ़ी हुई अचानक से प्री में काम आ जाती हैं और याद भी आ जाता है। वरना अलग अलग फैक्ट, अलग अलग आंकड़े अलग करके अगर आप उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे तो कन्फ्यूजन भी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। तीसरा है पोषण वाटिका। ये बड़ा अनोखा एक पहल है। पोषण वाटिका को आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आंगनवाड़ी है, अब आंगनवाड़ी में आप देखेंगे कि गेट के बाद जब आप आंगनवाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो काफ़ी जगह होता है, या फिर मान लीजिए जहाँ पे आंगनवाड़ी में जगह नहीं है तो उसके आसपास अगर कहीं जगह है तो वहाँ पर एक वाटिका गार्डन जैसा आप डेवलप कर दीजिए, जिसको हम न्यूट्री गार्डन बोलेंगे। न्यूट्री गार्डन क्यों बोलेंगे? क्योंकि न्यूट्रिशन होता है पोषण का। तो एक तरीके से वहाँ पर हम ऐसी ऐसी चीज़ें उगाएंगे, फल सब्जी, क्योंकि एक तो वो ताज़ा रहेगा, वहाँ से सीधा तोड़ा, और अपने आंगनवाड़ी कार्यक्रम में जो मिड डे मील स्कीम है उसके तहत वहाँ पे भोजन प्रदान कर दीजिए। तो ये बड़ा अच्छा एक पहल है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। तो पोषण वाटिका का उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों को सीधे आंगनवाड़ी केंद्र पर या उसके निकट अगर स्थित है न्यूट्री गार्डन, वहाँ से स्थानीय रूप से उत्पादित जो फल हैं, सब्जियां हैं, औषधीय पौधे तक हैं, उनकी ताज़ा और नियमित तरीके से आपूर्ति प्रदान किया जाए। तो ये इस स्कीम के तहत किया जा रहा है। देखिए चौथा है फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? समझ लीजिए कि सिंपल सा, पहले आप कोई चावल, दाल और गेहूँ यानी कि आटा खा रहे हैं। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिला लीजिए, कुछ और ऐसे पोषण तत्व को मिला लीजिए कि आप खा तो रहे हैं आटा, गेहूं से आपको विटामिन ई मिल रहा है शरीर में और कुछ कैलोरी मिल रही है, एनर्जी, लेकिन साथ ही साथ अब इसमें आपको प्रोटीन भी मिलने लग जाए जो कि दाल में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से खाद्य पदार्थों को आपस में मिलाइए कि उनके जो पोषण हैं उनके अंदर पोषक तत्व और बढ़ जाए। तो आप खा रहे हो एक चीज़ और आपको फ़ायदा और ताकत आपको 3-4 चीज़ों का मिल जाए, उसी को हम कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर भी एक लिखा हुआ है कि यहाँ से एक अलग प्रश्न बन सकता है, क्योंकि कई बार इस तरह से भी घुमा के इस पर भी प्रश्न यूपीएससी वगैरह में पूछा गया है। तो फूड फोर्टिफिकेशन पे आपका क्या सवाल बन सकता है कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, जो कि हमने यहाँ पे चर्चा किया, आप इसी डिफिनीशन को लिख सकते हैं। उसके आगे ये पूछ सकता है कि सरकारों द्वारा क्या पहल की गई है देश में फूड फोर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसके आगे क्या पूछेगा? इसके आगे पूछ देगा कि उसका क्या व्यापक फ़ायदा हुआ है, नुकसान तो पूछेगा नहीं। तो ये 2-3 बेसिक चीज़ें हैं, उसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो जो बात है फूड फोर्टिफिकेशन की, तो फूड फोर्टिफिकेशन का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कभी भी आपको लिखना हुआ परिभाषा तो आप क्या लिखेंगे? फूड फोर्टिफिकेशन चावल, दूध, नमक, आटा आदि खाद्य पदार्थों में लौह, आयोडीन, जिंक, विटामिन यानी विटामिन ए, विटामिन डी जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थ एवं विटामिन जोड़ने अथवा उसमें वृद्धि करने की प्रक्रिया है, जिससे कि इन खाद्यों के पोषण स्तर में वृद्धि हो सके। इस तरीके से आप अपनी बात को रख दीजिएगा। 5वां जो है वो ये कदम उठाया गया है सरकारों द्वारा, सार्वजनिक और निजी भागीदारी, जिसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी कुछ पैसा सरकार लगा दे, उनके साथ में निजी भागीदारी हो, कोई प्राइवेट सेक्टर से सामने आ जाए, दोनों लोग मिलकर किसी कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसी स्कीम को। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा अक्षय पात्रा फाउंडेशन का। तो इसीलिए यहाँ पे अक्षय पात्रा फाउंडेशन के बारे में लिखा गया है। अब सीधे उदाहरण से बात करिएगा, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार, सार्वजनिक और निजी भागीदारी का क्या मतलब है।
तो उदाहरण के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन भूख और कुपोषण दोनों को दूर करने के लिए स्कूली बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में सरकारों के साथ साझेदारी करता है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ अक्षय पात्र फाउंडेशन ने शुरुआत की है वहाँ आप उनका जिक्र कर दीजिए, तो इससे आपका यूपी स्पेसिफिक तरह का आंसर बन जाएगा। देखिए आप कहीं भी आंसर लिखिए, चाहे GS1 हो, चाहे GS2 हो, चाहे GS3 हो, चाहे GS4 हो, उसमें उत्तर प्रदेश का उदाहरण अगर आप लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिखिएगा। आगे की क्या रहा है, अब हम वे फॉरवर्ड पर आते हैं। हमने सब चीज़ों पे बात कर लिया व्यापक तरीके से। अब हम ये समझना चाहेंगे कि हम अपनी बात को निष्कर्ष तक कैसे पहुँचाएँ। तो देखिए वैश्विक स्तर पर एक संगठन बनना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO। भारत में भी इसके लिए विशेष आयोग गठित कर बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक भारत के स्तर पे भी आप अलग से बॉडी बनाइए, एक आयोग का गठन करिए जो ये हमेशा देखता रहे कि बच्चों को सही पोषण मिला कि नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरह WHO की तरह एक आप इस तरह का भी बॉडी या आयोग गठन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सरकारों को अब गुणवत्तापूर्ण पोषण कार्यक्रम यानी कि क्वालिटी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम पर अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। तीसरा, अब देखिए सरकार अपनी तरफ से पहल कर रही है, कुछ NGOs भी हैं। अब ज़रूरत है हमें और आपको, अब समुदाय को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है। लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, जो अपनी तरफ से वॉलंटियर हो सके, अपनी तरफ से अगर स्वयंसेवक की तरह आगे बढ़ के उसमें अपनी सेवा दे सके। या फिर डिजिटल मीडिया का ज़माना है, आपके पास कोई पोस्ट आ रहा है, आप उसको स्टेटस डाल के लोगों को जागरूक कर दे रहे हैं, चाहे व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम पे अपनी बात रख रहे हैं, फेसबुक पे रख रहे हैं, तो इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा जागरूकता फैल देगा। तो बात यही है कि अगर आने वाली पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगी तभी हम एक उन्नत और प्रगतिवादी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और जो इस समय गवर्नमेंट का फोकस है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, हम उसे तभी बेहतर तरीके से पा सकते हैं जब हमने देश में 2 महत्वपूर्ण कार्य किए होंगे। तो हम भारत में अगर 2 महत्वपूर्ण कार्य को कर लेते हैं, वो कौन से 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं? पहला, युवाओं के लिए आपको सोचना होगा। युवाओं के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मौके प्रदान करिए, उनको सशक्त बनाइए, उनको बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करिए, उनको दक्ष प्रदान करिए, उनको स्किल दीजिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करिए। तब एक मजबूत नींव आप रख देंगे भविष्य के लिए। और दूसरा, जो बच्चे हैं जिनको अभी कुछ सालों के बाद उस वर्किंग एज पॉपुलेशन में जाने का मौका मिलेगा, यानी कि वो एक कमाने वाले उम्र में पहुंचेंगे, उसके पहले उनके पोषण की ज़रूरत, उनकी पोषण की आवश्यकता पूरी हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। अगर आप बच्चे और युवा दोनों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले भविष्य में भारत मजबूत नहीं बल्कि मजबूत से भी ज़्यादा एक सुपर पावर, एक सुपर मजबूत देश के रूप में बनकर उभरेगा। तो ये अपना विश्लेषण आज कंप्लीट होता है। अब आप लोगों के लिए जो टॉप बेस्ट सीरीज़ वाले सवाल हैं वो आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को, और ये अपना प्रोग्राम चलता रहेगा। कोई भी सुझाव है, किसी भी टॉपिक पे आप MCQ चाहते हैं, कुछ लोगों का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे भी बोला था, तो वो भी आप लोगों को जल्द मिल जाएगा, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी तरह की और कोई बात है, शिकायत है, तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।